लोग कल तक कुछ बातों को कहते में शर्माते थे, कुछ बातों को कहने से डरते थे, कुछ बातों को उससे बचने की कोशिश करते थे, आज लोग सवाल पूछ रहे हैं और उन लोगों के पास जवाब नहीं है। मेरी आप सबसे आज के इस खिताब, इस एड्रेस, इस भाषण या जो भी आप तकरीर कह लें, मेरा एक ही मकसद है कि जब आप यहां से जाएं तो आप ये जरूर याद रखें कि हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ एक्स नेता, वाई नेता, जेड नेता, ये तमाम जो कुछ बातें आपको बताते हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बताते हैं, ये इतिहास को मजबूत करने, आपके भविष्य के लिए नहीं बताते हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा पार्टी का नाम है भारत, और जब तक भारत के हित की बात होगी तब तक मैं यहां 1000 बार आऊंगा। आप टेलीविजन की डिबेट में, अखबारों में रोज हेडलाइन सुनते हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे बात सुनते हैं, कभी निकाह मुता पे बात सुनते हैं, कभी कश्मीर के हुर्रियत के बारे में बात सुनते हैं, कभी एक और जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन तमाम शब्दों को जब आप सुनते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या सवाल उठता होगा, क्या आप इसको समझ भी पाते होंगे, या आपको लगता होगा पता नहीं कौन लोग हैं, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप अपने कैरियर पे 110% ध्यान दें, लेकिन यह देश सुरक्षित रहेगा तब आपका वो 110% पढ़ाई करना मतलब का होगा, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा पढ़ेंगे, डिग्री आपके पास होगी, आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन आपका घर महफूज नहीं है, आपके बुजुर्ग महफूज नहीं है, आपकी आबो हवा महफूज नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स महफूज नहीं है, तो यह किस काम आएगी डिग्री? इसको करिए, लेकिन जो आपके आसपास घट रहा है, जो दुश्मन आपके बीच में बैठा हुआ है, जिस दुश्मन ने आपको इतना मिसगाइड कर दिया है कि एक कश्मीर में 1993 में एक जमात बनी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, और उसको मात्र 16 लोग चलाते हैं। उन्होंने पूरे देश की राजनीति को ततल-बतल कर दिया है। उन्होंने इस देश की आर्मी की रिट को चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने इस सरकार की रिट को चैलेंज किया हुआ है। और क्या वजह है कि 70 साल से ये जहरीले नागों को कौन पाल रहा है और किसके कारण वो भारत को चुनौती देते हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं कश्मीर का नहीं हूं, सिंह साहब कश्मीर के नहीं हैं, ये तमाम समस्याएं हमारी जिंदगी में होंगी, लेकिन हमको लगता है कि आप सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। आज आपको कश्मीर के बारे में डिबेट हो रही है, मेरा दावा है कि मेरी उम्र भी 50 के आसपास है, 70 तक अगर मैं जिया तो यही प्रॉब्लम आपको आसाम में और केरला में नजर आएगी। इसलिए आपको बताने के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो आपके सामने समस्या है, कल आप लोग डिग्री लेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ लोग इसमें से पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कुछ मीडिया में जाएंगे, लेकिन मीडिया भी इस देश का जो है कंफ्यूज है। और मीडिया का भी एजेंडा यह है कि वो बातें करो जो सबको अच्छी लगे। और मैं और सिंह साहब और हमारी पूरी टीम, हम वो बात करते हैं जो किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन बात सच होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग इस देश को तोड़ने की बात कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं, और हम कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वैसे ही बीमारी है कि जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए, आप कहें बुखार आ जाता है, थोड़ा हो सकता है मैं कल दूसरी टैबलेट खा लूंगा, वो आ जाता है, मुझे अक्सर आ जाता है, और बाद में पता चला कि वो डेंगू हो गया आपको एक दिन। और जब डेंगू होता है तो जीवन और मरण का प्रश्न बन जाता है। आपने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश में कुछ समस्याओं को बढ़ने दिया। उनके राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ देश का स्वार्थ नहीं था। मेरे लिए देश का स्वार्थ सबसे बड़ा है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कश्मीर के ऊपर बहुत सवाल हैं, आतंकवाद के ऊपर कई सवाल हैं। मैं ना इस बात से परहेज करता हूं कि किसको मेरी बात बुरी लगेगी, किसको अच्छी लगेगी, हां, लेकिन मैं भरी महफिल में अगर मेरी बात से किसी को दो राय है, कोई इत्तफाक है, तो मैं पूरे उसे मौका देता हूं कि वो किताब के हिसाब से, चाहे वो हदीस का मामला हो, कुरान का मामला हो, शरिया का मामला हो, तलाक का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, बहस करे और बहस में हराए, मैं बात मान लूंगा। लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ मैं सख्त अल्फाज करूंगा इस्तेमाल। कुछ आप लोगों को नॉलेज है ये ट्रिपल तलाक क्या बला है भाई?
इस पे बड़ी बहस हो रही है। सरकार कानून बनाने जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे मजहब के अंदर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत टूट जाएगा, कुछ कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। कभी सोचते हैं आप लोग कि ये इशू क्या है जिसकी वजह से लोग जो है देश तोड़ने पे आमादा हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो देश टूट जाएगा। अब ये देश ऐसा हो गया है क्योंकि कुछ लोगों को देश तोड़ने का मौका 1947 में ऐसा मिल गया जिससे उनको लगता है कि भारत को तोड़ना आसान हो गया है, लिहाजा हर छोटी छोटी बात पे वो देश तोड़ देते हैं। और आप जैसे नौजवानों से मेरी एक शिकायत है और विनती भी है, शिकायत तो मैं नहीं कह सकता। अगर आपको कश्मीर के बारे में नहीं पता तो इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अगर पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, उनके नाम क्या हैं, वहां क्या घट रहा है, तो हमें पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बताना चाहिए। हां, लेकिन मुझे यह जरूर पता होगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, इस कुछ लोगों को जरूर पता होगा। हमको अगर अपने पड़ोसी के बारे में नहीं पता है और तीसरे राज्य के 5वीं कॉलोनी के बारे में पता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम पड़ोसी को नहीं समझ पा रहे 70 साल में, तो हम अमेरिका और फ्रांस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसको समझने के लिए दूसरे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर घर महफूज नहीं है, पड़ोसी महफूज नहीं है, पड़ोसी के कारण आपका घर जो है सुरक्षित नहीं है, उसको जानना ज्यादा जरूरी है। आपके मन में कोई सवाल आता है कि ट्रिपल तलाक के बारे में, शरिया के बारे में, जानते हैं आप लोग शरिया क्या होती है? जोर से बोलिए ईमानदारी से, कोई उसकी बात नहीं है। आपको नहीं पता शरिया। एवरेज उम्र क्या होगी आप लोगों की? 21-22 साल, 17-18। गुड गुड, ये अच्छा है वैसे, गुड। ज्यादातर लोगों की आदत होती है उम्र बड़ी नहीं बताते हैं। देखिए, हमारे यहां एक बहस चल रही है और उस बहस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान जो कुछ करेगा, मुझे लगता है उसके लिए भारत की सेना मौजूद है। उस सेना का काम है कि वो देश की हिफाजत कैसे करे, और दूसरी फोर्सेस हैं। लेकिन हमारे यहां एक चीज की जो कमी है, जिस कारण चंद मुट्ठी भर लोग टेलीविजन से लेके अखबारों और अखबारों से लेके कन्याकुमारी तक जो भाषण देते हैं, उसकी कमी यह है कि हम इंटेलेक्चुअली उनको काउंटर नहीं कर पाते। हमें विषय ही नहीं पता है, हमें जानकारी ही नहीं है। और जो हमारे बीच में जानकार लोग हैं, जो काम 47 में कर रहे थे, जो काम उन्होंने 1962 में किया, वही लोग आज फिर टेलीविजन पे बैठते हैं और गलत बात बताते हैं, गलत आर्गुमेंट देते हैं। हमारे देश को आप हजारों खतरे गिना सकते हैं, लेकिन बहैसियत हिंदुस्तानी, मेरा 27-28 साल का जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है। यह महज इत्तेफाक है कि मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ, वहां पढ़ा जहां मुझे कुरान शरीफ कंपलसरी था पढ़ना। यह हिंदुस्तान की बात है। और उसके बाद उर्दू कंपलसरी थी। उर्दू वैसे मेरी अपनी मादरी जबान भी है। उस वजह से चीजों को समझने में और उनके कुछ नतीजे पे पहुंचने में शायद मुझे ज्यादा आसानी हुई। पाकिस्तान की नौकरी और पाकिस्तान को समझना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। मेरे लिए इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म को, फ्रॉड कम्युनिस्टों को, कामरेडों को समझना चुनौती थी कि हमारे यहां जो सेकुलरिज्म के नाम पे लोग, एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, सेकुलरिज्म के नाम पे जो पार्टियां बनी हुई हैं, उनका सेकुलरिज्म अजीब व गरीब है। एक पार्टी, सेकुलर पार्टी का नेता कहता है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, वो सेकुलर है। एक पार्टी जो बनी इस काम के लिए थी, जो बताती यह है कि मेरा प्रियम्बल यह है कि मैं दलितों के उत्थान के लिए बनी हूं, वो जब उत्तर प्रदेश में टिकट देती है तो वो मुसलमानों को देती है 100 और दलितों को देती है 65। वो भी पार्टी सेकुलर है।
एक बिहार में है, वो कहते हैं कि कुछ यादव हैं 16% और 16% मुसलमान हैं, इन दो को मिलाकर के हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, वो भी सेकुलर है। फकत यह है कि सेकुलरिज्म की कई सारी दुकानें हैं, और ये अगर इतने ही सेकुलर हैं तो एक नहीं होते। एक का सेकुलर यहां तक है, दूसरे का यहां तक है, तीसरे का वहां तक है, चौथे का पाकिस्तान तक है। लेकिन 70 साल के बाद अशोक जी, जो मैं सामाजिक परिवर्तन देखता हूं कि पहली बार इस देश में पोलराइज होके वोटिंग हुई और हर आदमी, पढ़े लिखे ने, गरीब ने, अमीर ने, जिसने भी वोट दिया उसके तर्क बड़े मजबूत थे। ये जब आप घूमते, अगर हिंदुस्तान में 2014 का चुनाव देखते या उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते तो आपको समझ में आता कि लोगों में किस बात को लेकर गुस्सा है। और ये 70 नहीं, ये 800-900 साल के गुस्से के कारण आज नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं।